नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए आपके ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर 1 लेके आया हूँ, भारत आकार और स्थिति। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक स्टूडेंट को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उनको मैंने पहले ही पॉइंट टू पॉइंट अंडरलाइन कर लिया है। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूं। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर करके देना ताकि आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए, और वीडियो पूरा देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका किसी भी टाइप का एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, आप हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आपको किसी भी गाइड, रिफ्रेशर, सैंपल पेपर की नीड ही नहीं होगी क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। सेकेंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार करके देना जो 9th लेवल पर तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ही। अगर आप में से कोई कंपटीशन लेवल, यूपीएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को एक सिस्टमैटिक तौर पे पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। इससे हमें सामाजिक विज्ञान रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सामाजिक विज्ञान को समझ पाएंगे। एंड फोर्थ, ये जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी हम वीडियो के एंड में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये भी कवर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, एक बेहतरीन चैप्टर पर, एक बेहतरीन सफर पर, चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति। चलिए बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। और याद आपको केवल इन्हीं पॉइंट्स को करना है जो येलो कलर से हाईलाइटेड किए गए हैं। हालांकि मैं आपको चैप्टर पूरा समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि 100% चीज आपको समझ में आए, बट याद आप इन्हीं पॉइंट्स को करना जो येलो कलर से हाईलाइटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। हमारी जो संस्कृति है बच्चों वो बहुत प्राचीन है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भारत की जो संस्कृति है वो बहुत प्राचीन है। पिछले 5 दशकों से, दशक मतलब आप ये समझ लो कि 50 साल से, पिछले 5 दशकों से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। अगर हम पिछले 50 साल का आप डाटा उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि भारत ने सामाजिक तौर पे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा तरक्की की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि हो, उद्योग हो, तकनीकी हो या सर्वांगीण आर्थिक विकास हो, इन सभी में हमने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत का विश्व के इतिहास में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये इंट्रोडक्शन है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि याद क्या करना है। तो भारत एक विशाल देश है। फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये उत्तरी गोलार्ध क्या है ये समझिए। देखिए ये मान लीजिए ग्लोब है। अब बीच में आपको पता है इक्वेटर है। इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। इसके ऊपर का जो एरिया है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है वो इक्वेटर के ना ऊपर आता है, तो इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, ऊपर की ओर आता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि भारत कौन से गोलार्ध में है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। अब आपको ये क्या चीज़ है तो मैं आपको समझाता हूँ। ये पॉइंट नंबर 2 है कि भारत का ना ग्लोब पर पोजीशन क्या है। अगर आप पूरे ग्लोब को देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है ग्लोब आपको समझाने के लिए, तो आप देखोगे ध्यान से, देखो डिग्री दिया हुआ है, बहुत सारे आपको देखो वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा हर तरफ से, देख पा रहे हो। तो ये डिग्री के हिसाब से ना वर्ल्ड को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। ये डिग्री के हिसाब से वर्ल्ड पे आप अपने देश को ढूंढ सकते हो। तो भारत का जो मुख्य भाग है वो 4 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। मैं आपको थोड़ा और मैप देके समझाता हूँ क्योंकि ज्योग्राफी है तो मैप से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट ये ना, ये सबसे निचले वाला हिस्सा, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है हमारा। और ऐसे ही 37 डिग्री 6 मिनट सबसे टॉप वाला हिस्सा भारत का। ऐसे ही आपको 68 डिग्री 7 मिनट ये सबसे लेफ्ट वाला पार्ट जो है हमारा, और 97 डिग्री 25 मिनट ये सबसे राइट वाला भाग है हमारा। तो आप देखिए चाहे उत्तर की बात हो, उत्तर की वैल्यू क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, ये रहा वैल्यू। दक्षिण की वैल्यू देखो आप 8 डिग्री 4 मिनट। ऐसे ही आप पश्चिम की वैल्यू देखो तो 68 डिग्री 7 मिनट और पूरब की वैल्यू देखो तो 97 डिग्री 25 मिनट। यानी चारों डायरेक्शन से, आप चारों डायरेक्शन से अगर भारत को देखोगे ग्लोब पर,
ये पोजीशन हो गई हमारे चारों तरफ से। भाई आपके मकान है, आपने प्रॉपर्टी ली तो उसका 4 डायरेक्शन होगा ना, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक राइट से। तो ऐसे ही भारत के भी चारों तरफ से जो डिग्री है वो हर एक देश का अलग अलग होता है। तो आपको याद करना है कि भारत का जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर। अब कई बच्चों के मन में आ सकता है कि सर 8 डिग्री 4 मिनट तो दक्षिण में था, लेकिन बोलते बच्चों उत्तर के फॉर्म में ही है। भले ही वो दक्षिण वो भारत के हिसाब से दक्षिण में ना, लेकिन आपने अभी पढ़ा था भारत उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हम उत्तर ही बोलते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, जो कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, इसलिए उसके हिसाब से उत्तर बोलेंगे। ऐसे ही 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक स्थित है। ये भारत का ग्लोब पर स्थिति है। तो 2 पॉइंट समझ में आ गया। यहां मैंने आपको 2 बातें बताई, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ये हमारा पहला पॉइंट था। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक फैला हुआ। ये 2 पॉइंट हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 3 आता है कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 23 डिग्री 30 मिनट। कर्क रेखा की वैल्यू होती है 23 डिग्री 30 मिनट। तो बच्चों ये जो कर्क रेखा है ना, जिसकी वैल्यू 23 डिग्री 30 मिनट है, ये उत्तर में है, और ये हमारे देश भारत को ना लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा हमारा कि कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो वो है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क 2 चीज याद रखिए, कर्क रेखा की वैल्यू कितनी है। तो कर्क रेखा की वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट। एक तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि कर्क रेखा की वैल्यू नहीं पता होती बच्चों को। तो कर्क रेखा की वैल्यू होती है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर से देखिए, फिर मैप देखिए, क्योंकि ज्योग्राफी है, मैप आपको बार बार देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये कर्क रेखा है, ये जो आपको डॉट डॉट लाइन देख रहे हो, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा दिखाया गया है। तो आप देखो भारत को लगभग 2 हिस्सों में, ये ऊपर का हिस्सा हो गया, और ऐसे आप देखो ये नीचे का हिस्सा है। तो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है ये कर्क रेखा, ठीक है। इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। तो कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, तो वो कर्क रेखा है। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहने का मतलब यह है कि भारत के पास ना 2 द्वीप समूह हैं। एक जो है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। भारत के बाद 2 द्वीप समूह है बेसिकली। एक का पूरा नाम है अंडमान और निकोबार, हालांकि ये भी अलग अलग है, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, बट हम इसे एक मान लेते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो भारत का है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और दूसरा हमारे पास जो द्वीप समूह है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लक्षद्वीप समूह, ठीक है, लक्षद्वीप। और ये लक्षद्वीप कहाँ है, तो ये अरब सागर में है। तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गए। तो कोई आपसे पूछे कि भारत के पास कितने द्वीप समूह है, तो आप याद रखिए भारत के पास 2 द्वीप समूह है, ठीक है। एक आपके पास अंडमान और निकोबार करके है, और एक आपके पास लक्षद्वीप है। अब ये जो अंडमान और निकोबार है ये आपका स्थित है बंगाल की खाड़ी में, और जो लक्षद्वीप है ये आपका स्थित है अरब सागर में। मैं आपको मैप के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। मैप को समझना बहुत जरूरी है, मैप, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना आप, तो जितना ज्यादा आप मैप को समझोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए ये अरब सागर है, और अरब सागर में स्थित है हमारा लक्षद्वीप। यहाँ लोग छुट्टी मनाने जाते हैं। जो लक्षद्वीप आपको दिख रहा है ना, यहाँ लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, गर्मी वगैरह में बहुत लोग घूमने जाते हैं। तो अरब सागर में लक्षद्वीप ये हमारा द्वीप समूह है, और ऐसे ही बंगाल की खाड़ी में स्थित है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए पूरा फैला हुआ है, ये पूरा फैला हुआ है। तो हमारे पे 2 द्वीप समूह हो गए ना। एक हमारे पास हो गया लक्षद्वीप, ये आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे, एक हमारा लक्षद्वीप है जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो 2 द्वीप समूह है, ठीक है। अरब सागर में कौन सा है, तो अरब सागर में आपसे अगर पूछा जाए पेपर में अरब सागर में, तो अरब सागर में आप बताओगे लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में बताओगे आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वापस आते हैं उसी टॉपिक पे। तो पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 5 जो आपको याद करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 5 देखिए, भारतीय संघ का राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। यह पॉइंट नंबर 5 है। हमारे भारतीय संघ, इसका सबसे दक्षिणी बिंदु जो था उसका नाम था इंदिरा बिंदु, ठीक है। हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बताओ, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु था इंदिरा बिंदु। नाम याद रखोगे, इंदिरा बिंदु, जो 2004 में सुनामी के कारण अब डूब चुका है। मैं आपको मैप के द्वारा समझाता हूं। देखिए वापस आते हैं मैप पर।
ये आपको दिख रहा होगा अंडमान निकोबार, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो ये वैल्यू है ना, ये जो आपको सबसे नीचे दिख रहा है यहाँ पर कभी इंदिरा पॉइंट हुआ करता था। ये हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु होता था इंदिरा पॉइंट, इसको इंदिरा पॉइंट कहते थे। ये समुद्र के बीच में था, बिल्कुल टापू जैसा आपको दिखता था, तो ये इंदिरा पॉइंट था। लेकिन 2004 में बहुत बड़ा सुनामी आया था, गूगल पे देखोगे आपको पता लग जाएगा। इसके कारण अब ये समुद्र के अंदर डूब चुका है। तो ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम इंदिरा बिंदु हुआ करता था। तो ये पॉइंट नंबर 5 आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु था उसका नाम था इंदिरा बिंदु, जो 2004 में सुनामी के कारण जलमग्न हो गया। क्लियर हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या हमारा कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जी हां, आप देख सकते हो ये भारत, इसका कुल क्षेत्रफल जो है बच्चों वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इतना एरिया है टोटल भारत के पास। अगर हम टोटल एरिया देखिए, ये देखिए एरिया, इन सब के एरिया को कंपेयर करें, इन सब के ये जितने भी आपको दिख रहे हैं महाद्वीप, 7 महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, तो इसमें भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी हमारे पास पूरे वर्ल्ड के जमीन का 2.4% है। आप कहोगे 2.4% तो बहुत कम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़मीन नहीं है ना बच्चों। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी पे ज़्यादा ज़मीन नहीं है। आप देखो ज़मीन कहीं कहीं आपको, ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है जो मैं टिक कर रहा हूँ, केवल यही एरिया है जहाँ पर ज़मीन है, बाकी सब जगह तो पानी है। ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हो सब पानी है। तो आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर पानी की मात्रा 70% से ऊपर है, पानी बहुत ज़्यादा है। तो एरिया जो है ना, जो जमीन है वो बहुत कम है। तो 2.4% अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है भारत के पास कुल 2.4% जो है वो जमीन है पूरे वर्ल्ड का। तो ये हमारा जो हो जाएगा पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा, जहां पर हमने 2 बातें सीखी कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। पहला पेज खत्म हो गया। मैं क्या करता हूं, हर बार जब एक पेज खत्म होता है ना, तो मैं उसको रिवीजन जरूर करा देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, वीडियो बार बार आपको देखने की नीड ना पड़े। तो एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। सेकंड, सबसे नीचे 8 डिग्री 4 मिनट था, सबसे ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट था। अगर आप सबसे लेफ्ट में जाओगे भारत के तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरा मिलेगा आपको, और सबसे राइट में जाओगे तो 97 डिग्री 25 मिनट पूरा मिलेगा आपको। ये मैंने आपको मैप के द्वारा समझाया था। कर्क रेखा जिसकी वैल्यू 23 डिग्री 30 मिनट है, ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ये भी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था हमारे पास 2 द्वीप समूह हैं, याद कीजिए। एक द्वीप समूह का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और दूसरा हमारे पास लक्षद्वीप समूह है जो कि अरब सागर में स्थित है। ये भी मैंने आपको मैप में समझाया था। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने पॉइंट नंबर 5 आपको समझाया कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु था जिसका नाम था इंदिरा बिंदु, 2004 में सुनामी के कारण अब डूब चुका है। 6 पॉइंट मैंने आपको बताया कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे वर्ल्ड का, अगर पूरे वर्ल्ड के जमीन का कंपेयर करोगे तो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर एरिया वाइज देखोगे ना तो भारत जो है बच्चों वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। पॉपुलेशन वाइज हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। आपको पता होगा चाइना के बाद इंडिया आता है। चीन का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के हिसाब से देखोगे तो भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन एरिया के हिसाब से देखोगे, जमीन के हिसाब से देखोगे तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी हम लोग 7वें नंबर पर आते हैं। तब ये क्वेश्चन उठता है कि हम लोग अगर 7वें नंबर पर आते हैं तो हमसे बड़े देश कौन से हैं। तो चलिए इसका आंसर आपको अभी दे देते हैं। पॉइंट नंबर 8 हो जाएगा। ये आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भारत से बड़े देशों के नाम हैं। ठीक है। इनमें कौन कौन है? रूस है, कनाडा है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, भारत से जो बड़े देश हैं उनके नाम कौन कौन है। तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे जो आता है वो आता है भारत।
तो आपको याद हो जाएगा, तो ये पॉइंट नंबर 8 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत से बड़े देशों के नाम बताइए, तो पहले नंबर पे रूस बताना, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत। ये देखिए पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरा, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6 और भारत आता है 7वें नंबर पे। मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो भारत से बड़े देशों के नाम याद हो जाएंगे आपको, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत। मैं अक्सर अपने क्लास में बच्चों को बताता हूं, इसे ऐसे याद कर लो, हिंदी मीडियम, रुक अचिब्रा। मैं अक्सर बताता हूं बच्चों को, ये लाइन बताता हूं, रुक अचिब्रा आभा, रुक अचिब्रा आभा, अचिब्रा आभा। ये वर्ड मैं अक्सर बताता हूं बच्चों को ताकि याद करने में आसानी हो। रुक अचिब्रा आभा। अब ये रुक अचिब्रा आभा क्या है, देखिए, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ये 7 देशों को याद करने का तरीका है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ये लाइन से आपको याद हो जाएगा, रुक अचिब्रा आभा। मुझे भी ऐसे याद आता है, रुक अचिब्रा आभा, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये भारत से जो जितने भी 6 देश बड़े हैं उन सबके नाम याद हो गए, वहां 7वें नंबर पे आता है। ये पॉइंट नंबर 8 था हमारा, क्लियर हो गया। आगे पढ़े हम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है कि भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है, एक मिनट जरा पेन ले लूं मैं, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लूं। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थल सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। अगर हम समुद्री तट रेखा देखें, समुद्र के किनारे का एरिया, समुद्र के किनारा, ये देखिए ये वाला हिस्सा समुद्र के किनारे का एरिया, ये वाला पार्ट समुद्र के किनारे वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, और साथ में ये आप अंडमान निकोबार वाला हिस्सा भी ले सकते हो और लक्षद्वीप की बाउंड्री भी ले सकते हो। तो टोटल जो समुद्र का किनारा है हमारे पास वो है 7,516.6 किलोमीटर। हालांकि 9th लेवल पे ये सब क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। हाँ, बड़े एग्जाम की अगर आप तैयारी करो तो आप याद कर लीजिए कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो टोटल 15,200 किलोमीटर है, लेकिन भारत की जो समुद्री तट सीमा है वो लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। भारत के उत्तर में और उत्तर पश्चिम में नवीनतम वलित पर्वत कौन है, तो हिमालय पर्वत है। भारत उत्तर पश्चिम का है, तो ये देख लीजिए उत्तर पश्चिम, ये वाला पार्ट जो बात हो रही है यहाँ पर, ये वाला पार्ट जो बात हो रही है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत हिमालय को बोलते हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इस लाइन का मैं आपको बताता हूँ मतलब, देखिए भारत का जो उत्तरी भाग है ना वो ज़्यादा चौड़ा है। भारत का उत्तरी भाग, अभी मैप में द्वारा मैं समझाऊंगा, बस आप लाइन को ध्यान दीजिए। भारत का उत्तरी भाग जो है वो ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन 22 डिग्री के बाद हिंद महासागर की ओर जैसे जैसे आप जाओगे वो संकरा होता जाता है, छोटा होता जाता है। चलिए मैप के द्वारा समझिए फिर से, देखिए ये दिख रहा है आपको 24 डिग्री, तो 22 डिग्री लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है, 22 डिग्री लगभग यहाँ पे होगा। अब जरा इस लाइन को हटा देता हूँ मैं, कर्क रेखा वाले को हटा देता हूँ। अब जरा आप ध्यान से देखिए, मैं रेड कलर से भी कर लेता हूँ शायद आपको याद रहे। देखिए ये मान लीजिए 22 डिग्री है, लगभग 22 डिग्री आप मान लीजिए, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए इसके ऊपर का एरिया देखिए ज़्यादा चौड़ा है, देखो ना आप कितना चौड़ा है। इसके ऊपर का एरिया जो है वो लगभग बहुत ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन आप जैसे जैसे दक्षिण की ओर आओगे देखो इसका जो पार्ट है वो छोटा होता गया है ना, हिस्सा छोटा होता गया ना, देखो ना पतला होता चला गया। तो यही बताने की कोशिश की गई है कि भारत का जो उत्तरी भाग है वो तो ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन 22 डिग्री के बाद जैसे जैसे आप हिंद महासागर की ओर आओगे ये संकरा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये सब मैंने येलो कलर से हाईलाइट नहीं करे, क्यों? क्योंकि ये सब कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट 9th लेवल पे तो कभी नहीं पूछा गया। अगर बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करें तो आप जरूर याद कर लेना। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये हम पहले कर चुके हैं कि भारत के जो पश्चिम में है वो अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ पहले वाले पेज पे। तो आगे बढ़ जाए। नाउ यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 आएगा। पॉइंट नंबर 9 आपको याद करना है कि भारत का जो अक्षांश और देशांतर का विस्तार है वो 30 डिग्री है। याद रखोगे, भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। आपने अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पढ़ी होगी छोटी क्लास में।
तो भारत के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का जो गैप है वो लगभग 30 डिग्री का है। ठीक है, याद कर लेना, छोटा सा पॉइंट है कि भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो है वो लगभग 30 डिग्री है। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 10 पे आ जाते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। चलिए गुजरात देखिए, गुजरात कहाँ है, तो मैं दूसरा मैप ले आता हूं आपके लिए, बढ़िया वाला। देखिए ये रहा गुजरात, और लास्ट में देखिए ये रहा आपके पास अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये देखिए, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच, बच्चों गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का गैप है। स्थानीय समय में 2 घंटे का गैप मिलेगा आपको। गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के अगर लोकल टाइम को कंपेयर करोगे तो आपको 2 घंटे का गैप मिलेगा। मैं आपको रीजन बता देता हूं, अभी शॉर्ट में बताता हूं, बाकी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार 30 डिग्री का है। देखिए होता क्या है कि 1 डिग्री में ना 4 मिनट का गैप होता है। हर एक डिग्री में 4 मिनट का गैप होता है। ये डिग्री होती है ना ऐसे करके, तो हर एक डिग्री में 4 मिनट का गैप होता है। और आपने पढ़ा 30 डिग्री का गैप है, तो 30 डिग्री की अगर 4 से गुना कर दोगे तो 120 मिनट आ जाएगा। और 120 का मतलब क्या है, 2 आवर, तो 2 घंटे का गैप हो जाएगा ना। मैं दोबारा बताऊं, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के अक्षांश और देशांतर विस्तार 30 डिग्री का है, मैंने अभी बताया था। और हर एक डिग्री में 4 मिनट होता है। अगर 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 2 डिग्री में 8 मिनट, 3 डिग्री में 12 मिनट, 4 डिग्री में 16 मिनट, 5 डिग्री में 20 मिनट। तो 30 डिग्री में कैसे निकालोगे, 4 से गुना कर दो, 120 मिनट, 120 मिनट 2 घंटा। इसलिए बच्चों गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। बाकी क्वेश्चन आंसर भी है, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये पॉइंट नंबर 10 हो गया। पॉइंट नंबर 11, 82 डिग्री 30 मिनट पूरब देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरता है। अब ये मानक यामोत्तर क्या है, देखिए डिटेल में समझिए। मानक यामोत्तर रेखा क्या है, ये बहुत जरूरी है समझना। चैप्टर भले ही छोटा है लेकिन बहुत कुछ आपको समझ में आएगा इस चैप्टर के अंदर। मेरी बात समझिए। एक बात बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में ना 2 घंटे का अंतर है। ऐसे तो हर जगह का अंतर होगा। गुजरात से दिल्ली में भी अंतर है, गुजरात से लद्दाख में भी अंतर है, गुजरात से आप उत्तर प्रदेश का टाइम कंपेयर करो तो भी अंतर है, गुजरात से छत्तीसगढ़ के टाइम का भी अंतर है। तो हर एक राज्य का अलग अलग टाइम होगा। ऐसे तो भाई टेंशन हो जाएगी भाई। तो क्या करें, तो हर एक देश ने क्या करा, एक स्टैंडर्ड लाइन चुन लिया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन हर एक देश ने चुना। भारत ने भी चुना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूरोप के कोई भी देश उठा लो, अमेरिका उठा लो, हर एक देश ने मानक यामोत्तर रेखा चुना। ये रहा मानक यामोत्तर रेखा। तो भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा वो है 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है यही है भारत की मानक यामोत्तर रेखा। इसी के अकॉर्डिंग भारत का टाइम डिसाइड होता है। हर एक देश ने अपना एक मानक यामोत्तर रेखा चुना। ऐसा नहीं है केवल भारत के पास है, वर्ल्ड में हर एक देश के पास अपना एक मानक यामोत्तर रेखा है। भारत के पास भी अपना एक मानक यामोत्तर रेखा है जिसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट। इसके अकॉर्डिंग भारत का टाइम डिसाइड होता है। भाई हर एक राज्य का अपना अलग अलग टाइम होगा, लेकिन भारत का टाइम कैसे डिसाइड होगा, तो पूरे देश का टाइम डिसाइड करने के लिए हमने एक वैल्यू ले ली और वो वैल्यू थी 82 डिग्री 30 मिनट, जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं मानक यामोत्तर रेखा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ गया बच्चों। देखिए हर एक राज्य का अलग अलग टाइम है। बिहार का टाइम अलग है, गुजरात का टाइम अलग है, अरुणाचल प्रदेश का टाइम अलग है, दिल्ली का टाइम अलग है। ऐसे तो टेंशन हो जाएगी ना, फ्लाइट वगैरह कैसे आएंगे, ट्रेन वगैरह कैसे चलेगी। तो हर एक देश ने अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन चुना कि भाई हमारे देश का जो टाइम होगा वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो भारत ने जो लाइन चुना वो जो था वो इसकी वैल्यू थी 82 डिग्री 30 मिनट। इसी को भारत का मानक यामोत्तर रेखा कहते हैं। और हर एक देश का अपना अपना मानक यामोत्तर रेखा होता है। इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन बोलते हैं। और ये मानक यामोत्तर रेखा क्या करती है, तो ये टाइम डिसाइड करने में हेल्प करती है, किसी देश के टाइम को डिसाइड करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया। ये पॉइंट नंबर जो था वो हमारा 11 था कि भारत का जो मानक यामोत्तर रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूरब देशांतर रेखा है और इसके अकॉर्डिंग ही भारत का टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। नाउ पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 12 हमें मिलेगा कि हिंद महासागर के क्या लाभ है, हिंद महासागर से हमें फायदा क्या है। अगर आप भारत के मैप को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे नीचे पूरा हिंद महासागर, ये पूरा हिस्सा हिंद महासागर है। चलिए यहाँ देखिए ग्लोब पे, ये पूरा देखिए हिंद महासागर का एरिया है। ये भारत का मैप आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये भारत और पूरा नीचे हिस्सा हिंद महासागर। तो इस हिंद महासागर से हमें फायदा क्या है, सर जी बहुत फायदा है। आप ग्लोब पे आके देखिए, आप ग्लोब पे वापस आइए, ये देखिए भारत आपको दिखाई दे रहा होगा,
और देखिए हिंद महासागर ये रहा नीचे। तो इस हिंद महासागर से हमें फायदा क्या है, तो यही क्वेश्चन आता है पेपर में, आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है कि हिंद महासागर के लाभ बताइए, फायदा क्या है। तो पॉइंट नंबर 1, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। जो हिंद महासागर है बच्चों, वो भारत को ना यूरोप से भी जोड़ता है। देखिए हिंद महासागर भारत को यूरोप से भी जोड़ता है। अगर आपको यूरोप जाना है तो आप यूरोप इससे जा सकते हो, या देखो ये वाला हिस्सा, चलो मैं पेन बदल देता हूँ, भारत से आप यूरोप जा सकते हो और भारत से आप दूसरे एशिया के दूसरे देश भी जा सकते हो। तो भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान कर रहा है हिंद महासागर। ध्यान से देखो, हिंद महासागर के बीच में आ रहा है भारत। आप यूरोप भी जा सकते हो यहाँ से, आप इधर से एशिया के दूसरे देश भी जा सकते हो। तो फायदा नहीं हुआ, आप बीच में हो तो ट्रेड करने में आसानी होगी, व्यापार करने में आसानी होगी। इवन आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि भारत का जो 95% इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो समुद्र के माध्यम से होता है। तो हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों से और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, यानी अगर हिंद महासागर से कोई जाएगा, तो अगर हिंद महासागर से कोई गुजरेगा ना, तो बीच में उसको भारत मिलेगा। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है हिंद महासागर। ये था आपका बेनिफिट नंबर पहला। ठीक है, नाउ दूसरा बेनिफिट क्या है, तो देखिए अगला बेनिफिट, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा, ये जो येलो कलर से हाईलाइट है आप उसे देख सकते हो, ये येलो कलर से हाईलाइट किया गया है। हिंद महासागर में किसी भी देश की जो तटीय सीमा है वो भारत जैसी नहीं है। भारत की जो तटीय सीमा है ना बहुत बड़ी है। तटीय सीमा क्या होती है, तो समुद्र के किनारे का एरिया। ये जो आपको रेड कलर से मैंने थोड़ी देर पहले अंडरलाइन कराया था, ये आप देख रहे हो, रेड कलर से अंडरलाइन कराया था ना थोड़ी देर पहले, ये था तटीय सीमा। तो भारत की जो तटीय सीमा है वो सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी है। देखो बहुत बड़ा तटीय सीमा है, ये रेड कलर से मैंने अंडरलाइन कर रखा, आप देख सकते हो। तो भारत की जो तटीय सीमा है वो बहुत बड़ी है। तो हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम रखा गया हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में किसी भी देश की जो तटीय सीमा है वो भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। आप खुद सोच सकते हो कि भारत के ना, क्योंकि भारत को हिंदुस्तान भी बोलते हैं ना, भारत को हिंदुस्तान भी बोलते हैं, और इसी के नाम पे हिंद महासागर पड़ा है। तो आप सोच सकते हो कितना बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। ये हमें बहुत बड़ा तटीय मैदान देता है, इससे हमें व्यापार करने में आसानी होती है। ये आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये हमें व्यापार करने में आसानी होती है। व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत जरूरी है, जो कि हम समुद्र के माध्यम से कर पाते हैं हिंद महासागर के द्वारा। तो तटीय सीमा भारत की बहुत बड़ी है हिंद महासागर के कारण, तो व्यापार करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो ये आपको बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट आपको पता लग गया हिंद महासागर का। चलिए तीसरा बेनिफिट मैं आपको अगले पेज पे बताता हूं, जो कि नेक्स्ट पेज पर है। यहां देखिए, इन मार्गों से यानी समुद्री मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। अगर आप इन मार्गों को ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा प्राचीन समय से ही विचारों का और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है भारत के साथ। आपको पता होगा कि जो अंग्रेज आए थे भारत आए थे, क्यों आए थे? मसालों के लिए। और कैसे आए थे? समुद्र के रास्ते आए थे। पता है आपको, जो अंग्रेज थे वो भारत आए थे, वो किस लिए आए थे? वो मसालों के लिए आए थे और समुद्र के रास्तों से आए थे। तो इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। तो तीसरा बेनिफिट हो गया आपको हिंद महासागर का। चलिए जी, चौथा बेनिफिट आपको बताता हूं। उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। जो भारत के उपनिषद हैं, जो भारत के रामायण हैं, जो भारत के पंचतंत्र की कहानियां हैं, भारतीय अंक एवं दशमलव जो प्रणाली है, वो संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। कैसे पहुंच पाए? समुद्र के मार्गों से पहुंच पाए। तो ये चौथा बेनिफिट हो गया हिंद महासागर का। पांचवा बेनिफिट लीजिए जी, पॉइंट नंबर 5, आपको पांचवा बेनिफिट हिंद महासागर का बताना है। तो मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। मैंने अभी आपको बताया था कि मसाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अंग्रेज भी इसी के लिए आए थे। मलमल आदि कपड़े जो होते हैं, चाहे व्यापार के अन्य सामान जो होते हैं, वो भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे समुद्री मार्ग से द्वारा। ठीक है। छठा पॉइंट, इसके विपरीत यूनानी हस्तकला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। यानी अगर हमारे देश से मसाले, मलमल और कपड़े आदि गए तो वहाँ से क्या है, तो हस्तकला हो गई या पश्चिमी एशिया की वास्तुकला हो गई, मीनारों और गुंबद जैसे प्रभाव जो होते हैं वो आप देख सकते हो भारत में। तो ये भी विदेशों से हमारे पास आ पाए समुद्री मार्ग के द्वारा।
तो कई सारे बेनिफिट आप लिख सकते हो। अगर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि भाई हिंद महासागर के क्या लाभ है, भारत को हिंद महासागर से क्या क्या बेनिफिट हुआ, तो ये पेज खत्म हो गया। एक बार मैं चाहता हूं आप जल्दी से रिवाइज कर लो, मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर देता हूं। देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है, आप पढ़ तो सब कुछ लोगे लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो बेनिफिट नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा। तो मैं आपको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। फिर आपने पूछा कि विश्व से जो सातवें नंबर पर भारत आता है, तो उससे बड़े देश कौन कौन है, तो मैंने आपको बताया था रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये बताया था पॉइंट नंबर 8 में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत का जो अक्षांश और देशांतर विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के भी स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। रीजन भी आपको समझाया था कि हर एक डिग्री में 4 मिनट का गैप होता है, और अगर 4 प्लस करते जाओगे 30 डिग्री तक तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का गैप आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था हर एक देश ने अपना एक मानक यामोत्तर रेखा चुना। भारत ने भी अपना मानक यामोत्तर रेखा जिसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, इसको चुना, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। इसके अकॉर्डिंग भारत का टाइम डिसाइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि हिंद महासागर के हमें कौन कौन लाभ हैं। तो पहला मैंने आपको बताया ये पश्चिम में यूरोप से हमें जोड़ता है, पूर्वी एशियाई देशों को हमें मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है हिंद महासागर, पहला बेनिफिट ये था। दूसरा बेनिफिट मैंने आपको बताया कि हिंद महासागर में किसी भी देश की जो तटीय सीमा है यानी जो कोस्टल प्लेन है, समुद्र के किनारा, वो भारत जैसी नहीं है। मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया था। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया, हिंद महासागर, ठीक है, क्योंकि तटीय सीमा हमारी बहुत बड़ी है। ये डायग्राम मैंने आपको समझाया था। देखिए भारत की तटीय सीमा कितनी बड़ी है, हम यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार करने में हमें बहुत आसानी होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इन मार्गों से प्राचीन समय से ही विचारों का, वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। नेक्स्ट आपको बताया था उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक पर दशमलव प्रणाली, ये सब विश्व के अलग अलग भागों तक पहुँच पाए। उसके बाद मसाले, मलमल आदि कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। फिर मैंने आपको बताया कि यूनानी हस्तकला हो गई, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला हो गई, इनके जो मीनार हैं, गुंबद है, वो हमारे देश में आ पाए। तो ये सब व्यापार करने में बेसिकली घुमा फिरा के बात ये है कि व्यापार करने में बहुत आसानी होती है अगर आपके पास तटीय सीमा बहुत बड़ी है। और हिंद महासागर हमें यही लाभ देता है कि हमें तटीय सीमा बहुत बड़ी है हमारी, तो व्यापार करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाए। नाउ ये कौन सा पॉइंट था, शायद ये 11 पॉइंट था, हमें शायद 12 पॉइंट हुआ। आप देख लेना पॉइंट कौन सा है, शायद ये 12 पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई, ठीक है। एक स्वेज नहर है बच्चों जो 1869 में खुला, इसके खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। देखिए पहले आप यहाँ आइए, ग्लोब पे आ जाइए। पहले अगर आपको भारत से यूरोप जाना था ऐसे घूम के जाते थे, ऐसे घूम के जाते थे लोग, पहले भारत से यूरोप ऐसे घूम के जाते थे, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट जाते हैं यूरोप। तो स्वेज नहर के बनने से 7000 किलोमीटर, ये जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं ये डायरेक्ट रास्ता, भारत से यूरोप अब लोग डायरेक्ट जाते हैं। तो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई स्वेज नहर के खुलने से। तो स्वेज नहर कब खुला, 1869 में खुला। किसके बीच खुला, भारत और यूरोप के बीच खुला। इससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई, तो 7000 किलोमीटर कम हो गई। क्लियर हो गया पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 12 था हमारा। अगले पेज पे आ जाए, नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं मैं। नाउ अगले पेज पे आप देखोगे यहाँ पे आगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो पॉइंट नंबर 13 मैं आपको समझाने वाला हूं। पॉइंट नंबर 13, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये डाटा बार बार बदलता रहता है, अगर आपका पुरानी बुक है तो कुछ और डाटा होगा, ये नई बुक में दिया हुआ है तो ये डाटा बदलते रहते हैं। इस समय भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 13 है, तो गूगल पे सर्च करते रहना, आप देख लेना इस समय कितने, 2022 में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये डाटा बार बार बदलता रहता है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो मैं आपको इन पॉइंट को समझाने की बजाय पहले आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये रहा भारत। अगर आप ध्यान से देखो तो भारत के उत्तर में 3 पड़ोसी देश है, नेपाल दिख गया आपको, भूटान और चीन। नेपाल, भूटान और चीन, उत्तर में 3 पड़ोसी देश है हमारे पास, नेपाल, चीन और भूटान, ठीक है। अच्छा पश्चिम में अगर आप देखो तो पश्चिम में इधर पश्चिम हमारा कोई ऐसा पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, इनके बीच में 2 पड़ोसी देश है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया। ऐसे अगर आप दक्षिण में आओगे तो दक्षिण में 2 पड़ोसी देश हमारे पास, श्रीलंका, एक श्रीलंका हमारे पास है और एक आप यहाँ पर मालदीव देख सकते हो, ये देखिए मालदीव आपको दिया हुआ है, मालदीव। तो दक्षिण में 2 पड़ोसी देश है हमारे पास। दोबारा बता दूं,
उत्तर में 3 पड़ोसी देश मैंने आपको बताया। पहला हो गया नेपाल, दूसरा हो गया भूटान, तीसरा हो गया चीन। उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम इसे बोलते हैं, उत्तर पश्चिम में 2 पड़ोसी देश हमारे पास, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान, 5 हो गए। फिर दक्षिण में 2 पड़ोसी देश है, एक हमारा श्रीलंका और एक हमारा मालदीव, तो 7 पड़ोसी देश हो गए। और अगर आप पूरब में आओगे तो पूरब में 2 पड़ोसी देश हमारे पास, एक म्यांमार है, ये 8वां हो गया, और एक बांग्लादेश है जो भारत से अलग हुआ था, तो ये 9वां पार्ट हो गया। ठीक है, म्यांमार को पहले बर्मा बोलते थे, उससे पहले उसको ब्रह्म देश बोलते थे, ब्रह्मा का देश बोलते थे, बाद में इसका नाम बर्मा हो गया और अब इसको म्यांमार बोलते हैं। तो 8वां और 9वां बांग्लादेश। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारे पास 9 पड़ोसी देश है। डायग्राम से समझोगे ना, अगर आप मैप से समझोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं हर बच्चे को कहता हूं कि मैप से समझिए। ज्योग्राफी में जितना ज्यादा आप मैप की चीजें करोगे ना, उतना ज्यादा डाउट क्लियर होता है। ठीक है, रटने की बजाय चीजों को देखिए और समझिए। हमारे पास 9 पड़ोसी देश है। उत्तर में 3 पड़ोसी देश है, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है, 1 2 3 ये उत्तर में हो गए। उत्तर पश्चिम में 2 पड़ोसी देश है, एक हो गया पाकिस्तान और एक हो गया अफगानिस्तान। दक्षिण में 2 पड़ोसी देश है, एक श्रीलंका और एक आपका मालदीव। और पूरब में 2 पड़ोसी देश है हमारे पास, एक है म्यांमार और दूसरा आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो टोटल घुमा फिरा के 9 पड़ोसी देश है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो यही यहां पर दिखाया गया है। भारत की पूर्वी सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यही मैंने आपसे कहा था कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन है, नेपाल है और भूटान है, पूरब में 2 बताएंगे म्यांमार और बांग्लादेश, और दक्षिण में 2 बताओगे आप, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। और दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 द्वीप समूह हैं, 2 पड़ोसी देश द्वीप समूह हैं, एक का नाम है श्रीलंका और एक का नाम है मालदीव। तो टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, आप देख सकते हो। डायरेक्शन वाइज याद कर दो, ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 हो गए, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया 5 हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गए 7 हो गए, और दक्षिण में 2 पड़ोसी देश हमारे पास, एक श्रीलंका और मालदीव। क्लियर हो गया बच्चों, तो टोटल 9 पड़ोसी देश हो गए। और ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा था, पॉइंट नंबर ये आपका शायद 14 था। ठीक है, पॉइंट नंबर 14 भारत के पड़ोसी देश। नाउ पॉइंट नंबर 15 पे आते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच एक मार्ग है, उस मार्ग का नाम क्या है। ये पॉइंट नंबर 15 होगा हमारा। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा समुद्री रास्ता है, उसको बोलते हैं पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा मार्ग है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री मार्ग है जिसको बोलते हैं पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। ये आप डायग्राम में समझिए, ये दिख रहा हो मार्ग आपको, छोटा सा मार्ग। चलो मैं डायग्राम थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, शायद और अच्छे से आपको ये हटा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका के बीच मार्ग है, इसको मन्नार की खाड़ी या फिर पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 15 हो जाएगा हमारा कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा मार्ग है। तो भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा समुद्री रास्ता है जिसको पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी कहते हैं। पॉइंट नंबर 15 हो चुका है। ठीक है, पॉइंट नंबर 16, एक्सरसाइज जब पे जाने से पहले पॉइंट नंबर 16 आपको बताऊंगा कि कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से गुजरती है। तो एक बार मैं बिल्कुल हटा देता हूं, पूरा डायग्राम क्लियर कर देता हूं अच्छे से ताकि आप देख पाओ कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। पॉइंट नंबर 16 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पॉइंट नंबर 16 पे आ गए हम लोग, कर्क रेखा। और कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहला आता है गुजरात, दूसरा आता है राजस्थान, देख सकते हो ये देखो राजस्थान से थोड़ा जा रहा है, तीसरा आता है मध्य प्रदेश, चौथा आता है छत्तीसगढ़, ये 4 हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा आता है आपका झारखंड, 5 हो गए, छठा आता है पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा 7वां हो गया और मिजोरम आपका 8वां हो गया। तो बच्चों 8 राज्यों से गुजरता है हमारा कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरता है। मैं आपको हाईलाइट करके देता हूं शायद और अच्छे से आपको याद हो जाए कौन कौन से 8 राज्य हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। 1 2 3 4 5 6 7, कोई एक रह गया क्या, राजस्थान रह गया, ये रहा राजस्थान। ठीक है, तो टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा
गुजरता है। ये आपका पॉइंट नंबर 16 हो जाएगा कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरता है, तो आप इनको याद कर लेना। पॉइंट नंबर 17 आप यहां से याद कर सकते हो। पॉइंट नंबर 17 अगर आपको याद करना है तो यहां से याद कर लेना कि कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका 3 हो गए, यूरोप 4 हो गया, एशिया 5 हो गया और ऑस्ट्रेलिया 6 हो गया और अंटार्कटिका 7 हो गया। आपको पता होगा 7 महाद्वीप है ना। इस सबको क्लीन कर देता हूँ शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए, पहले हटा देता हूँ सबको। ये तो सबको पता है ना कि टोटल 7 महाद्वीप हैं इस वर्ल्ड में। 7 के नाम समझ लीजिए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 2 हो गए, अफ्रीका 3 हो गया, यूरोप 4 हो गया, एशिया 5 हो गए, ऑस्ट्रेलिया 6 हो गया और अंटार्कटिका 7 हो गया। तो टोटल 7 महाद्वीप है। ये पॉइंट नंबर 17 आपका हो जाएगा, 7 महाद्वीप। महासागर 5 है लेकिन 5 के नाम नहीं दे रखे, 3 के नाम दे रखे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। महासागर 3 ही है तो आप महासागर छोड़ देना क्योंकि 5 के नाम नहीं दे रखे यहाँ पे, बट महाद्वीप के नाम हैं तो आप याद कर लेना। हालांकि ये सब चीज़ें छोटी क्लास में आती है बट मैं आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर का जिसको आपको याद करना चाहिए। टोटल 17 पॉइंट मैंने आपको बताया, इससे बाहर कभी भी किसी के एग्जाम में नहीं आया। अब मैं इसके बेस पर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाता हूं और आप देख लेना, आपका कोई भी एग्जाम हो, यूटी हो, टेस्ट हो, टर्मिनल हो, फाइनल हो, इससे बाहर कभी किसी के एग्जाम में आया ही नहीं। आप खुद जब पेपर हो जाए, यूटी हो जाए, आप वापस आना वीडियो पे और कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर इसमें से सारा आया था या नहीं आया था। नाउ अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास, कर्क रेखा, पहला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किन राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान से तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो बी जो है ये वाला जो है वो आपका आंसर होगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर मतलब राइट हैंड साइड पे जो था, लेफ्ट से राइट, ये वाला, उसकी वैल्यू कौन सी है? तो 97 डिग्री 25 मिनट। याद कीजिए 97 डिग्री 25 मिनट ये वैल्यू थी। जो भारत का सबसे पूर्वी भाग था ना, ये वाला वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था 97 डिग्री 25 मिनट। ये तो ये ए जो है वो इसका आंसर होगा, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो आप इसको रटने की बजाय आप खुद मैप में जाके देखो। आप मैप में देखो उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड, देखिए नेपाल को छू रहा है। उत्तर प्रदेश नेपाल को छू रहा है। बिहार देखिए, बिहार भी आपको नेपाल को छूता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और सिक्किम देखिए, सिक्किम भी आपको देखो नेपाल को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल की सीमा ये भी नेपाल को छूता है। तो ये सारे राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, किसको टच कर रहा है? तो नेपाल को। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि भाई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस राज्य, किस देश को छूती है? तो नेपाल को छूती है। तो सी आपका आंसर है। ठीक है, रटिए मत, चीज़ों को समझिए ज़्यादा बेहतर से। ग्रीष्मकालीन में यदि आप कावरती जाना, कावरती कहाँ है? तो कावरती राजधानी है लक्षद्वीप की। कावरती याद कर लीजिए, राजधानी है लक्षद्वीप की। वैसे मैंने आपको बताया था ग्रीष्मकालीन में छुट्टी के लिए लोग कौन से द्वीप पे जाते हैं, मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप पर, लक्षद्वीप पे जाते हैं छुट्टी मनाने। तो वैसे भी आप आंसर लक्षद्वीप दोगे, लेकिन कावरती जो है राजधानी है किसकी? लक्षद्वीप की, इसलिए ये आंसर होगा। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, यानी वो हमारा पड़ोसी देश नहीं है। आप बताइए वो कौन से देश में? भूटान हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी पड़ोसी देश है, नेपाल भी पड़ोसी देश है, लेकिन ताजिकिस्तान जो है, जो ताजिकिस्तान है, ये हमारा पड़ोसी देश नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से बी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ताजिकिस्तान हमारा पड़ोसी देश नहीं है। क्लियर हो गया? नाउ इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाता हूं। ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा चुका हूं। देखिए 1 बाय 1 देखिए। पहला क्वेश्चन है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो अरब सागर में आ जाइए। अरब सागर में क्या बताया था? अरब सागर में याद कीजिए, ये रहा। अरब सागर में लक्षद्वीप बताया था। अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में क्या बताया था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर में है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो मैं यही तो कहता हूं, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हो। पूछ रहा अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? तो अरब सागर में मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में क्या बताया था? अंडमान निकोबार। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश? तो दक्षिण में 2 हमारे पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये देखिए दक्षिण में 2 पड़ोसी देश हमारे पास, श्रीलंका और मालदीव। ये रहा, मैंने आपको बताया था, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। तो पहला श्रीलंका लिख देना, दूसरा मालदीव लिख देना। दक्षिण में 2 पड़ोसी देश है, एक श्रीलंका और एक मालदीव। दोनों का आंसर आप दे सकते हो कि एक श्रीलंका और मालदीव है।
उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। बताया था 6 देशों के नाम, रुक अचिब्रा आबा। आ जाइए वापस आइए, ये रहे 6 देश जो भारत से बड़े हैं। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये रहे 6 देश मैंने आपको बताया था। तो इन 6 देशों का आपको नाम लिखना है जो भारत से बड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन, हमारे उत्तर पश्चिम और उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। एक तो उत्तर पश्चिम का बताना है, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों का नाम बताना है। तो उत्तर पश्चिम में 2 देश थे, उत्तर पश्चिम में आपके 2 देश थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में 3 पड़ोसी देश थे, याद, उत्तर पश्चिम में 2 थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, याद आया। उत्तर में 3 पड़ोसी देश थे, एक था नेपाल, एक था चीन और एक था क्या था आपका भूटान, है ना। और उत्तर पूर्वी में 2 पड़ोसी देश है, एक है आपका म्यांमार और एक है आपका बांग्लादेश। बताया तो था, वापस जाऊं दिखाऊं मैं आपको। उत्तर पश्चिम में, चलो मैप से देख लो, मैप तो है ही हमारे पास, मैप जिंदाबाद, मैप है, मैप सब कुछ मिल जाता सर जी। देखिए उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर में 3 बताया था, नेपाल, चीन और भूटान। भूटान कहाँ गया भैया, ये रहा भूटान, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 2 बताया था, एक म्यांमार बताया था और एक बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। तो इन सभी देशों के नाम बताने जो हमारे पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। बताया था 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में किन किन, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। 8 राज्यों के नाम बताया था, देख लीजिए, वापस आ जाइए। क्या क्या बताया था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य बताए थे जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपने क्या देखा कि सारे क्वेश्चन आंसर हमारे अब तक, ये सारे क्वेश्चन आंसर हमारे अब तक कवर हो चुके हैं अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होती है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाता है। स्पष्ट कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 30 डिग्री का गैप है और 1 डिग्री में जो होता है वो 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री को अगर 4 से गुना करोगे तो 120 मिनट हो जाएगा, इसलिए 2 घंटे का अंतर है। लेकिन घड़ी एक जैसा दिखाएगा, क्यों, क्योंकि हमने मानक यामोत्तर रेखा चुन रखा है। मानक यामोत्तर रेखा में जो टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग टाइम दिखाएंगे अपनी घड़ी में, ठीक है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ है, यानी हिंद महासागर के लाभ बताने हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दिखाता हूं उसका आंसर। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने से किस प्रकार लाभ हुआ है। तो आ जाइए, देखिए मैंने हिंद महासागर कितने सारे आपको लाभ बताए थे। ये रहा पॉइंट, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। देखिए ये रहा पॉइंट, मैं फिर से बताता हूं। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। एक पॉइंट तो ये लिखना था। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, इसी कारण एक महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा है। हमारे पे जो ग्लोब पे आप देखोगे जो तटीय सीमा है बहुत बड़ी है, तो व्यापार करने में बहुत आसानी होती है। तो पहले क्या होता था, इससे इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों का, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। रामायण, पंचतत्व की कहानियाँ, भारतीय अंक प्रणाली विश्व तक पहुँच पाई। हमारे मसाले, मलमल आदि व्यापार विश्व तक पहुँच पाए। यूनानी हस्तकला और पश्चिमी देशों की जो वास्तुकला होती है, मीनार, गुंबद, ये भारत में आ पाए। तो ये सब हिंद महासागर के फायदे हैं, यानी व्यापार करने में बहुत आसानी होती है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो। मानचित्र कौशल के लिए अलग वीडियो बनाता हूं मैं, जिसमें केवल मैप के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो बेफिलहाल ये पूरा वीडियो जो था वो चैप्टर 1 पे बेस्ड था, जिसमें हमने एनसीईआरटी के सारे पॉइंट कवर करे, मैप भी आपको समझाया और एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन थे ये भी कवर करा लिया। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार अगर आप 100% मार्क्स चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम वीडियो लाता हूं, लेकिन जो वीडियो लाता हूं 100% मार्क्स के लिए लाता हूं। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि नॉलेज जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपका बढ़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।